नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड ऑपरेटर हो, तो आपके लिए सामान्य ज्ञान की जी की फुल प्रैक्टिस क्लास नंबर 69 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले मैंने पहले भाई 68 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज के इस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने का इस क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मजलिस ई शूरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो मेरे प्यारे भाई। जो मजलिस ई शूरा है गाइस, ये पाकिस्तान की संसद है और पाकिस्तान में जो गाइस संघीय स्तर है, इस पे सर्वोच्च विधायी संस्था है। और संसद के दो सदन हैं, जिसमें निचले सदन को गाइस कौमी असेंबली और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? ये तो कोई इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये समझ लेना, चाहे आप यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमिक स्ट्रिप केल्विन जो है गाइस, ये और होब्स जो है ये बिल वाटरसन ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है गाइस, ये आईएसआई का पूरा नाम है। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला आपके देखो गाइस, मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि इसका मुख्यालय जो है गाइस, ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। और स्थापना जो है गाइस, ये 1948 में जनरल रॉबर्ट कैथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है जो कि आईएसआई है। पूरा नाम है इसका गाइस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगला आपके सामने का इस क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 5 अगस्त को आपके लिए एक महा मैराथन क्लास आ रही है साइंस यानी विज्ञान की, जिसमें गाइस हम एक बुक को पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर आपके लिए गाइस वो क्लास होगी, जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उस क्लास के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नई क्लास की अपडेट टाइम टू टाइम मिला करे। गाइस, आप हर एक क्लास को बिल्कुल अच्छे ढंग से और समय से देख सकें। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। स्वतंत्र भारत के पहले डॉक टिकट पर कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाइज, एक बात आप और याद रखिएगा कि जो गाइज स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट है, यह 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। और इसमें गाइज भारतीय ध्वज का चित्र और जय हिंद ये लिखा हुआ था। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, आपसे ही पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी मेथिल आइसोसाइनेट बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, 2 और 3 दिसंबर के बीच में 1984, 2 से 3 दिसंबर की रात के बीच में 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण गाइस कई सारे लोगों की जान चली गई थी। और गाइस कुछ इसमें गंभीर रूप से मतलब बीमार भी हो गए थे। ठीक है, तो ये गाइस जो भोपाल त्रासदी के नाम से इसे जाना गया, और ये 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा।
अगला आपके सामने गाइस की भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 से 3 दिसंबर के रात के बीच में 1984 को ये घटना घटी। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है 1984 में। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 1984 बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है 1984। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 1986 में, या फिर कहा जाए तो 1986 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो गाइस ये चेरनोबिल परमाणु आपदा है ये सोवियत संघ में हुई थी और 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। यह लागत गाइस और हताहत दोनों मामले में आज तक सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना ये रहा। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। आप देख सकते हो कि कितनी बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला आपके सामने कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ, आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गल्फ का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो गाइस भारत की स्वतंत्रता के बाद गल्फ का युद्ध हुआ जो कि अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर के इराक के खिलाफ लड़ा था। इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है गाइस ये 1990 और 1991 के बीच में हुआ था, यानी 1990-91 के दशक के बीच में हुआ था। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका गल्फ का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ, फाउंटेन ऑफ वेल्थ ये जो है कहाँ पर है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइज जो सिंगापुर में ही यहाँ पर गाइज दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है, यानी फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है ये, यानी कि दुनिया का फव्वारा जो है ये इसी को कहा जाता है। और गाइज ये सिंगापुर के सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये भी, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली। किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केरल बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है किस राज्य में है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि सबरीमाला जो है गाइस ये कि हिंदू का तीर्थ स्थल है। और गाइस सबरीमाला मंदिर के जो इष्ट देवता है ये अयप्पा ही है, और यहाँ पर अयप्पा मंदिर है। और गाइस ये मंदिर जो है अयप्पा मंदिर जो है ये 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है। शैव और वैष्णव धर्म के बीच की कड़ी है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और है कहाँ पर गाइस, तो ये केरल में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं केरल बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि 1970 में भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है ये कहाँ विकसित हुई। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और गाइस जो इसके संस्थापक थे याद रखिएगा ये थे तारक नाथ दास। स्थापना जो गाइस ये अमेरिका की कैलिफोर्निया में हुई थी। कब हुई थी, तो 1970 1907 में। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान है उसको गाइस टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी कन्याकुमारी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा रोम के ओलंपिक खेल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आप देख लो, क्वेश्चन जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखना आपके लिए ज़रूरी है। गाइज 1960 में रोम की ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 45.73 सेकेंड का वक्त लिया, जो भारतीय राष्ट्रीय का रिकॉर्ड था। और गाइस 1959 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए मिल्खा सिंह को 2001 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह ने किस पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया, तो वो गाइस था अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार, जो कि 2001 में इनको दिया जाना था। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सन 1900 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, जो ये आपका है क्वेश्चन, इसका आप देख लो। जो गाइस भारत में पहली बार ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता है, ये 1896 में शुरू हुई और ये फ्रांस के गाइस बैरोन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। आयोजन जो है गाइस इसका वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन जो है ये 1900 में किया गया था, जो कि पेरिस में आयोजित हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और इसमें भारत के नाम पर ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रिचडे ने एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और 2 रजत पदक भी जीते थे। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गाइस यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर स्थल और उनके स्थान दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर गाइस जो यूनेस्को के धरोहर स्थल और उनके स्थान दिए गए हैं, कौन सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। ये कर्नाटक में गाइस यहाँ पर बताया गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एलिफेंटा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है। थोड़ा और देख लो गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी आपके लिए है। जैसे एलिफेंटा की गुफा जो है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है गाइस ये पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर जो है गाइस ये उड़ीसा में है। और गाइस ये जो फतेहपुर सीकरी है ये उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा गुजरात में है। और रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में है। ये गाइस जो कुछ ऐसे यहाँ पर नाम लिखे गए हैं जो कि यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अगला कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए गाइज ये है गाइज नेपाल की राजधानी काठमांडू में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा नेपाल काठमांडू। जो भी बता दें प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो मेरे प्यारे भाई। जो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और ये गाइस काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक बागमती नदी है, ठीक है। और इस नदी के किनारे एक देवपाटन नामक गांव है, वहाँ पर एक हिंदू मंदिर ये है, ठीक है। और ये यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थली की सूची में सूचीबद्ध भी किया गया। अगला देखो, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल की कुल कितनी संख्या चुनी गई, ये आपसे पूछ रहा है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर तो आपका राइट होगा 32, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है 2022 के अनुसार, तो याद रखिएगा 2022 के अनुसार 40 है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा देख लो, इन 40 में जो गाइस 32 ही सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक जो है वह आपका मिश्रित स्थल है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो कि भारत में नहीं है, आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यूनेस्को की सूची में सम्मिलित भारत का नहीं है, ठीक है। अब वैसे तो आप सभी समझते हैं गाइस कि यहाँ पर चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, भारत का ही है, लेकिन अगर कहा जाता है यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध किए गए तो ये गाइस यूनेस्को में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो गाइस कंदरिया महादेव का मंदिर है कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका खजुराहो में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का जो गाइस खजुराहो में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, बताइए। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लो गाइस। एलोरा में कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं, जिसमें गाइस 17 हैं वो हैं ब्राह्मण की, 12 बौद्ध की हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित किया था। इन गुफाओं को 5वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था, ऐसा माना जा रहा है। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शामिल नहीं है, आपसे ये कह रहा है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सोच समझकर आंसर देंगे। देखो गाइस, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में, ये भी सम्मिलित है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये दोनों आपके सम्मिलित हैं। लेकिन मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का एक समूह है, ये गाइस यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 1913 में। सही आंसर हो जाएगा आपका 1913 में। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी 1913 बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। भौतिकी एवं रसायन में 2 बार गाइस नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है, वो है मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि 5 अगस्त, याद रखिएगा, मैंने एक बार पहले भी आपको बता रखा है इसी वीडियोज़ में, यहाँ पर फिर से एक बार देख लो। 5 अगस्त को आपके लिए साइंस की महामैराथन क्लास आ रही है, तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को ज़रूर देखेंगे। याद रखिएगा 5 अगस्त शाम 7 बजे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ये किसने प्राप्त किया, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो। देखो गाइस, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था डॉक्टर सीवी रमन को। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। कब गाइस इनको दिया गया, याद रखिएगा 1930 में, और प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया, 1930 में दिया गया। किनको गाइस, तो वो दिया गया था सीवी रमन, जो कि एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई अमर्त्य सेन को दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगर आपसे भौतिकी के क्षेत्र में पूछा जाता है तब आप कहेंगे सीवी रमन को। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब दिया गया, तो 1998 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। कुछ गाइज यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, आप देख लो। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में गाइस नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पूरा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकते हैं, तो याद रखिएगा। अगला आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ सभी मित्र एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भैया कब मनाया जाता है, आपका 28 फरवरी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गाइज आपसे ये पूछा जाता है कि किनके याद में या फिर किस रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर वेकेंट रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और गाइज चंद्रशेखर वेकेंट को इसकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और गाइज पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 1987 में मनाया गया था। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। अगला आपके सामने विश्व तपेदिक या जिन्हें आप टीबी भी कहते हो, ट्यूबरकुलोसिस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व तपेदिक या टीबी जो है ये गाइस दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दो। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 मार्च को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी 24 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ दिवस के एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको देख लीजिए। जैसे विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, टीबी दिवस 24 मार्च को, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, और विश्व हृदय दिवस जो है ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनसे संबंधित तिथियां लिखी गई हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला कि किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 14 जून, बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे गाइस अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को, रक्तदाता दिवस 14 जून को, पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस जो है ये प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई कि जो ये गाइस मतलब मानवाधिकार दिवस है, इसको सबसे पहले गाइस कब मनाया गया, तो 10 दिसंबर 1948 को गाइस इसको अपनाने की घोषणा की गई थी। और मानवाधिकार को गाइस कहा जाए मनाने का एक ही उद्देश्य है, वो है गाइस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये गाइस इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है मानवाधिकार का जो गाइस आयोग है इसका गठन कब किया गया है, तो 1993 में इसका गठन किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। अगला देखो,
अगला आपके सामने संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज माना जाता है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 2019। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, 24 अक्टूबर। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ दिवस के नाम यहाँ पर भी लिखे गए हैं, आप इसको भी देख लो गाइस। जो जो एक्सप्लेनेशन लिखे गए आज मैंने हर एक ऑप्शन का गाइस, हर एक क्वेश्चंस का ऑपरेशन किया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। गाइस अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनकी अवैध से संबंधित दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 जून को। और व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये गाइस कब मनाया जाता है। और एक जो विश्व मित व्यापिता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये दोनों गाइस 30 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, साथ में विश्व परिवेश दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता जो है ये किसकी रचना है। या फिर लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, चंद्रकांता जो कि उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो रचनाकार है वो हैं देवकी नंदन खत्री। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरविंद अडिगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो अरविंद अडिगा हैं ये गाइस एक भारतीय नवीन साहित्यकार हैं और इन्होंने द व्हाइट टाइगर नामक एक उपन्यास लिखा है। और ये गाइस जो ये उपन्यास है ये भारतीय जाति एवं भारत की वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। सन 2008 में इनको यह जो पुस्तक है गाइस ये प्रकाशित हुई है, यानी द व्हाइट टाइगर। और इसी वर्ष इन्हें 40वां मैन बुकर प्राइज भी प्राप्त हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर आप बताएंगे, खूब लड़ी मर्दानी की रचना जो है किसके द्वारा की गई, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो गाइस रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाइस जो खूब लड़ी मर्दानी है इसका जो शीर्षक है गाइस ये है झांसी की रानी, ठीक है। और ये लिखा गया हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री या लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ठीक है। और यह एक इनकी प्रसिद्ध कविता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर के नारायण का जो पहला उपन्यास है वह इनमें से कौन सा है। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है गाइस ये आर के नारायण का पहला उपन्यास है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और ये जो है गाइस ये 1935 में प्रकाशित हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा।
आर के नारायण का पूरा नाम अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम है गाइज वो है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। गाइज बहुत ही लंबा चौड़ा इनका नाम है पहाड़ जैसा, तो गाइज इसीलिए इनका जो नाम है ये शॉर्टकट में लिया जाता है आर के नारायण। पूरा नाम बात की जाएगी तो पूरा नाम है ये है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? हिंदी के जाने माने साहित्यकार या उपन्यासकार जो गाइज मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका गाइज मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? कहीं आपको किसी भी हालत में ये क्वेश्चन मिल सकता है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइज धनपत राय। करेक्ट हो जाएगा आपका धनपत राय था। ठीक है, याद रखिएगा ये यूपी जेल बॉर्डर 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे ये आपके यूपी कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोगों का परिणाम था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाए गाइज? महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है हिंद स्वराज, और इसमें इन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है ये भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोगों का एक परिणाम था। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है हिंद स्वराज की रचना जो है किस भाषा में की गई, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये गुजराती भाषा में की गई थी। और जब गांधी जी गाइज लंदन में थे और दक्षिण अफ्रीका में गाइज यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। अगला की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो गाइज 1909 में प्रकाशित हुई में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था किनके सहयोगों से? अभी आपने देखा, अगर ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। सही आंसर हो जाएगा भारतीयों के सहयोग से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया गाइस। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है गाइस महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पुस्तक के नाम यहाँ पर लिखे गए, इसको आप देख लीजिए। जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गाइस जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। सरोजिनी नायडू ने गाइस द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने गाइस डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका इस पुस्तक का नाम इन्होंने लिखा या इस पुस्तक की रचना की। एनी बेसेंट ने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। देवकी नंदन खत्री की किस कीर्ति को हिंदी भाषा में गद्य की एक पहली प्रमाणिक कीर्ति माना जाता है? राइट हो जाएगा गाइज, यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइज क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। क्वेश्चन है आपके सामने गाइज की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवचार नीति केंद्र यानी ग्लोबल इनएक्टिवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा स्थान था? तो 40वां था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी भी देश को समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन किया था? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस है कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई, हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर लिया। अब आपको गाइज यहाँ पर ये बताना है कि आपको हमारी जो ये क्लास है कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 5 अगस्त को आपकी महामैराथन क्लास आ रही है साइंस की। बहुत ही बेहतर क्लास होगी आपके लिए, जो गाइस आपके लिए 100% सफलतादायक होगी और बहुत ही जानदार क्लास आपकी रहने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन 5 अगस्त को शाम 7 बजे के लिए तैयार रहिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हम तैयार हैं, और अपने मित्र को भी इसके बारे में जानकारी ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में चलना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर लेना। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।